स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। बेटा हमारा व्रत चल रहा था, सर्किल चल रहा था। हमने अपनी पिछली क्लास में ही सर्किल टॉपिक स्टार्ट किया था, व्रत स्टार्ट किया था। और व्रत में हम क्या पढ़ चुके हैं अब तक अपने पिछले पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में व्रत के कि हमने व्रत की डेफिनेशन देखी थी, हमने उसमें डायग्राम बनाया था और डायग्राम में हमने व्यास क्या होता है वो दर्शाया था, त्रिज्या दर्शाई थी, परिधि हमने बताई थी वहाँ पर क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। साथ में हमने परिधि की डेफिनेशन देखी थी, परिधि क्या होती है। उसके बाद हमने केंद्र देखा था, केंद्र की डेफिनेशन। फिर हमने व्यास देखा था, त्रिज्या देखी थी। ठीक है, इनकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे अपनी कंटिन्यू क्लास करते हैं। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में अब हम आगे क्या पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हमने जो त्रिज्या व्यास पढ़े हैं और परिधि पढ़ी है, तो इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है, वो चीज हम देखेंगे। तो हम देखेंगे आज की हेडिंग में, हमारी जो पहली हेडिंग होगी वो क्या होगी कि त्रिज्या व्यास और परिधि में संबंध, त्रिज्या व्यास और परिधि में संबंध। ठीक है, त्रिज्या हमने बात करी थी, किससे लिखते हैं हम, आर से लिखते हैं। व्यास को हम किससे लिखेंगे, डी से लिखेंगे। ये मैंने आपको बताया सब। अब त्रिज्या व्यास और परिधि में क्या संबंध होता है, तो इसको हम 2 पॉइंटों में लिखेंगे। कैसे, जैसा कि पहला पॉइंट की बात करते हैं, तो ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, अपनी पिछली क्लास में बता दिया था। क्या देखा था हमने अपनी पिछली क्लास में कि हमारा जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। या हम ऐसे बोलें कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो इन त्रिज्या और व्यास के बीच में तो यही संबंध होता है जो हमने पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो व्यास है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का संबंध तो पता लग गया। अब बात करते हैं परिधि और व्यास के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, परिधि और व्यास के बीच में क्या संबंध होता है। तो परिधि और व्यास के बीच में अगर मैं संबंध की बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा, देखो, परिधि परिधि व्यास की 22/7 गुना होती है, गुना होती है। परिधि जो है वो व्यास की कितनी गुना होती है, 22/7 गुना होती है। वापस से देखेंगे कि जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है और जो परिधि है वो व्यास की 22/7 गुना होती है। अब आप कहोगे सर आपने त्रिज्या व्यास में बता दिया, व्यास परिधि में बता दिया, परिधि और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। भाई जब हमने परिधि और व्यास का निकाल लिया तो परिधि और त्रिज्या का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें व्यास और त्रिज्या का पता है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको भी हम तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, या हम इसको ना याद करते हुए हम 2 को याद करें तो हमारे लिए वो बेहतर होगा। उसको मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से मैंने बताया आपको कि मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या r बराबर हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास त्रिज्या कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है व्यास। ठीक है, अब हमें व्यास निकालना है, तो व्यास क्या होगा, देखो, तो व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो इसको डबल कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और मान लीजिए हमें परिधि भी निकालनी है, परिधि भी निकालनी है। ठीक है, परिधि भी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, परिधि का हमें पता है कि परिधि व्यास की कितनी गुना होती है, 22/7 गुना होती है। तो 22/7 गुना कर लेंगे किसकी, व्यास की, तो 5 गुना 22/7। ठीक है, 22 पंजे हो जाएगा 110/7। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको, ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करते हैं अब अपने, अब क्या बोल रहा था मैं कि व्यास त्रिज्या और परिधि में क्या संबंध होता है। ठीक है, यहां से आप देखो
कि त्रिज्या हमारे पास 2.5 है और 110/7 है, या मैं आपके सामने कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, उससे आपको और इजी समझ में आएगा कि मैंने त्रिज्या ली मैंने 3.5 सेंटीमीटर। कितनी ली? 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है व्यास। ठीक है, व्यास निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसका डबल कर देंगे। कितना हो जाएगा ये? 7 सेंटीमीटर। और परिधि हमें निकालनी है, तो परिधि के लिए हम क्या कर लेंगे बेटा, क्या कर लेंगे कि व्यास को 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो, मैं बता रहा था आपको त्रिज्या और परिधि में संबंध। ठीक है, वो हम यहाँ पर भी बात कर सकते थे, पर यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन कुछ ऐसी आ रही है कि हमारी बट्टे में आ रही है, तो आपको कम समझ में आता। यहाँ पर आपको इजीली समझ में आएगा कि त्रिज्या हमारे पास थी 3.5, परिधि आई है 22। अब ये इसका कितना गुना है ये देखो, तो वहां से हमें क्या पता लग जाएगा, त्रिज्या और परिधि में संबंध। और अगर यहीं से मैं बात करता हूं, यहीं से अगर मैं बात करता हूं, तो क्या होगा कि परिधि जो है वो व्यास की कितनी गुना है, 22/7 गुना है। यही तो मैंने लिखाया। ठीक है, परिधि जो है वो व्यास की 22/7 गुना है। व्यास को 22/7 से गुणा करेंगे। अब हमें पता है कि व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो इसको व्यास को हम 2 गुणा त्रिज्या लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, 22/7। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि परिधि जो है हमारे पास है वो क्या हो गई, 22 दूनी 44/7 मल्टीप्लाई त्रिज्या। तो यहाँ से हमारा एक रूल बन सकता है, जो अगर आप याद करना चाहो। ठीक है, वैसे ही ये दोनों से ही काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए परिधि दे रखी है, त्रिज्या निकालनी है डायरेक्ट, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस रूल से इस रूल को बना सकते हैं। और याद करने चाहते हो, याद हो तो और अच्छी बात है। तो यहाँ से क्या रूल बना हमारे पास कि परिधि जो होती है वो त्रिज्या की कितनी गुना होती है, 44/7। तो हमें क्या कर देना, सिंपल सा 22/7 को में 22 को क्या कर देना है, डबल कर देना है। 22/7 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 44/7। क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा त्रिज्या व्यास परिधि में संबंध। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। आगे जो हमारी हेडिंग है वो है चाप। ठीक है, आगे हमारी हेडिंग है चाप। अब चाप क्या होता है, जैसे कि देखो ये है हमारा वृत्त। ठीक है, डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं पहले चाप की, तो चाप की डेफिनेशन क्या होगी कि वृत्त की परिधि का कुछ भाग, वृत्त की परिधि का कुछ भाग वृत्त का चाप कहलाता है। परिधि का कुछ भाग, जैसे ये क्या होती है, परिधि होती है। ये क्या होती है, परिधि। हमने बात करी थी अपनी पिछली क्लास में कि पथ की बात करी थी। ठीक है, तो ये पथ क्या है, परिधि है। तो ये परिधि है, परिधि का कुछ भाग, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक हमने कुछ भाग लिया, ये क्या कहलाएगा, वृत्त का चाप। वृत्त की परिधि का कुछ भाग वृत्त का चाप कहलाता है। क्लियर है ये चीज? अब ये चाप हम किससे बनाते हैं, आप सभी ने बनाया है कि हम किससे बनाते हैं, प्रकार की सहायता से। हम इसको प्रकार की नोक को ऐसे रख के और दूसरी तरफ पेंसिल लगी होती है, तो हम इस प्रकार बना देते हैं, तो इसी प्रकार बनता है। वही चीज तो है ये। ठीक है, तो वृत्त का कुछ भाग, अगर हम उस प्रकार को पूरा घुमा देते हैं तो क्या बन जाता है, वृत्त। पर हम उसको पूरा नहीं घुमाते, हम थोड़ा छोटा बनाते हैं, तो वृत्त की परिधि का कुछ भाग ही बनाते हैं। वही वृत्त का क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, आप भी नोट करेंगे कि वृत्त की परिधि का कुछ भाग वृत्त की परिधि का कुछ भाग वृत्त का चाप कहलाता है। ठीक है, वृत्त का चाप कहलाता है। और डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो इसमें हम ये डायग्राम
बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया, डायग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा चाप ए बी। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो अगली हमारी जो हेडिंग आएगी वो आती है जीवा। क्या आएगी, जीवा। जीवा क्या होती है बच्चों, देखो कल हमने बात करी थी व्यास की। व्यास क्या होता है, व्यास की हमने बात करी थी, तो हमने डायग्राम में कुछ इस प्रकार व्यास को समझा था, ये केंद्र था और ये व्यास। इसकी डेफिनेशन की अगर हमने बात करी थी तो वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, कौन से दो बिंदु हो जाएंगे, ये दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। ये हमने बात करी थी अपनी पिछली क्लास में। ठीक है, अब जीवा की भी सेम यही परिभाषा होती है, यही डेफिनेशन होती है, बस थोड़ा सा फर्क होता है कि व्यास की जो रेखा होती है, व्यास वाली जो रेखा होती है वो केंद्र से होकर जाती है, और जीवा की जो रेखा है, सरल रेखा है, वो केंद्र से होकर नहीं जाएगी। मान लीजिए यहां से जा रही है, ये क्या है, जीवा, ये मान लीजिए यहां से जा रही है। अब जरूर नहीं है ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकती है, बस केंद्र से होकर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। क्लियर है, समझ में आया। आगे लिख लेते हैं इसको, और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं लिखूंगा, साथ साथ आप भी नोट करेंगे। क्या है डेफिनेशन, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, वृत्त की जीवा कहलाती है। डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम देखो क्या हो सकता है इसका, कि ये हमारा हो गया वृत्त, ठीक है, ये हमारा हो गया वृत्त, ये हो गया केंद्र, और केंद्र से होकर नहीं जाएगी, ये हो गई हमारी जीवा। ठीक है, ए बी हमारी क्या हो गई, जीवा हो गई। केंद्र का नाम अगर देना चाहते हैं तो ओ दे दिया। क्लियर है, यहाँ पर ए बी हमारी क्या है, जीवा है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ ए बी वृत्त की जीवा है। ए बी वृत्त की क्या है, जीवा है। तो समझ में आया जीवा, अच्छी बात है, समझ में आया। ठीक है, तो हमने चाप देख लिया, जीवा देख ली, संबंध भी देख लिया, किस किस में, त्रिज्या में, व्यास में और परिधि में। आगे अब हमारा क्या आता है, सर्किल के अंदर ही, वृत्त के अंदर ही अगला हमारा टॉपिक क्या आता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो बेटा देखेंगे कि अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड आता है, तो वृत्तखंड हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बहुत है। हम छोटी छोटी आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, ज़्यादा लंबी नहीं लेकर आ रहे हैं, ताकि आप आराम से पढ़ सको। ठीक है, ज़्यादा लंबी लेकर आएंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, और बाकी सब्जेक्टों की क्लासें भी होती हैं आपकी ऑनलाइन। ठीक है, तो वो भी आप पढ़ते हो, इसलिए ज़्यादा हम लंबी क्लास नहीं लेकर आ रहे हैं, आपके लिए छोटी छोटी लेकर आ रहे हैं। साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए, रेगुलर क्लास लेते जाइए, रेगुलर अपनी पढ़ाई को रखिए जब तक स्कूल नहीं ओपन होते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, खूब सारा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।